हाय फ्रेंड्स, एग्जाम सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा 19/1/2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका रीजनिंग का दूसरा भाग जो शेष बच गया था वह लेकर आया हूँ। लेकिन इसके बाद जो है हम आपके लिए जो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय पीटी शेष बच जाते हैं उनके क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। साथ में हम बिहार एसएससी स्नातक स्तरीय जो परीक्षा हुई थी सचिवालय का उसका पीटी और मेंस का जितने भी पेपर हुए थे वो सारे के सारे पेपर का हम यहाँ पे सॉल्यूशन कराएंगे, जिसमें जीके जीएस और रीजनिंग मैथ साइंस सारा का सारा यहाँ पे हम देने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम फेसबुक पे जाके फॉलो कर सकते हैं, जिसका कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ में अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर करें, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो हमने कल एक 25वां क्वेश्चन जो था वो कराया था, आज यहाँ से 126वां क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज के लिए पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन के हिसाब से 126वां क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पे है, तो कहता है कि लड़कों की एक पंक्ति है जिसमें से लड़के कहता है लड़के का जो यहाँ पे तो लड़के का यहाँ पे जो कह रहा है कि लड़के का दर्जा किसी भी तरफ से 19वां है, तो इस और पंक्ति में टोटल कितने लड़के हैं वही पूछ रहा है। तो सबसे पहले कि देखिए कि एक पंक्ति है तो हम एक लाइन बनाते हैं। अब कहता है कि यहाँ पर कहीं पर भी एक लड़का है और किसी भी तरफ से कहता है किसी भी तरफ से काउंटिंग करते हैं तो उसका जो पोजीशन आता है वो 19वां पोजीशन आता है। तो अगर वो बाएं तरफ से गिनते हैं तो भी वो 19वां आता है, और अगर उसकी गिनती दाएं तरफ से करते हैं, ये हो गया लेफ्ट साइड और ये हो गया राइट साइड, तो किसी भी तरफ से करते हैं तो उसका जो पोजीशन आता है वो 19वां नंबर पे आता है। तो ये 19वां जो है वो दोनों साइड से है, तो इसलिए टोटल जो हो जाता है 19 + 19 हो जाएगा। लेकिन यह जो लड़का है उसकी 2 बार काउंटिंग हो जाती है, एक बार बाएं तरफ से और एक बार दाएं तरफ से, 2 बार काउंटिंग हो जाती है। इसलिए इसमें से एक बार इसकी काउंटिंग को कम कर देंगे। और कहने का मतलब है टोटल ऐड हो जाएगा 19 और 19 क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, और उसमें से एक कम जाएगा तो टोटल जो आएगा वो 37 आएगा। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि इस पंक्ति में इस रो में टोटल जो है वो लड़के की जो संख्या है, इस रो में वो टोटल लड़कों की संख्या कितनी होगी तो वो 37 होगी, अर्थात 37 होगा। और जिस तरह से यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है तो ऑप्शन ए में 36 है, बी में 37 है, सी में 38 है और डी में 20 है। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन बी जो है उसका सही आंसर होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो कहता है 26 जनवरी 2008 और 15 मई 2008 के मध्य कितने दिवस होंगे, लेकिन दोनों दिवस शामिल है। कहने का मतलब है कि यहाँ जो है वो 26 जनवरी ये भी शामिल है और यहाँ जो है 15 मई का जो जिक्र किया वो भी शामिल है, दोनों यहाँ पे ये डेट शामिल है। तो बताना है कि टोटल नंबर ऑफ डेज क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ डेज जो होगा उसकी संख्या क्या होगी। तो यहाँ से हम लोग टोटल डेज निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 26 जो होता है वो 31 दिनों का, 26 जनवरी जो होता है वो 31 दिनों का होता है। तो यहाँ से हम लोग पहले कर लेते हैं कि जनवरी जो होता है वो 31 दिनों का होता है, फरवरी जो होता है वो 28 या 29 दिनों का होता है, 28 दिनों का या 29 दिनों का होता है। अगर जनरल ईयर होता है तो यहाँ पे 28 दिन का, अगर लीप ईयर हो तो 29 दिन का होता है। फिर मार्च आता है तो मार्च जो होगा वो कितने दिनों का होगा, तो मार्च जो हो जाएगा वो 31 दिनों का हो जाएगा। उसके बाद अब मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल जो होगा वो 30 दिनों का होगा। और यहाँ पर जो मई है, मई का जो जिक्र किया गया है तो मई में हम लोगों को 15 मई तक ही लेना है। इस प्रकार से टोटल जो है नंबर ऑफ डेज निकालना है। तो यहाँ से 31 दिनों का होता है, जिसमें से 26 जनवरी से काउंटिंग करना है। तो 26 जनवरी से तो यहाँ से हो जाएगा, और जिसमें से 26 जनवरी को भी शामिल रखना है
और यहाँ से 5 दिन होता है 31 होने में, और 26 को भी शामिल कर देंगे तो टोटल जो हो जाएंगे जनवरी में वो 6 दिन हो जाएंगे। उसके बाद जो बचेगा वो फरवरी बचेगा, और फरवरी जो है अब इसमें से 28 होगा या 29 होगा, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि एक आगे पीछे भी अगर कर देते हैं तो ऑप्शन हमारा देखिए आसपास में ही है, किसी में एक ज़्यादा या एक कम करके ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे हम गलती करने की हम लोगों की संभावना बढ़ जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि 2008 जो है वो कैसा ईयर है, ये सबसे पहले पता करना होगा। तो अगर लीप ईयर है तो 4 से भागा देंगे, अगर 4 से वह पूर्णतः कटता है तो लीप ईयर को समझा जाता है, और जब लीप ईयर होता है तो उसका जो फरवरी होता है वो 29 दिनों का होता है। तो फरवरी जो होगा वो 29 दिनों का होगा, तो 2008 जो है वो पूरी कट जाता है 4 से। तो इस प्रकार से फरवरी जो होगा वो टोटल है जो 29 दिनों का होगा। साथ में मार्च जो है वो पूरा महीना है, तो यहाँ से 31 दिनों का होगा। साथ में उसके बाद अप्रैल जो आएगा वो टोटल 30 दिन इसमें यूज होगा। और रही बात लास्ट मंथ है तो 15 मई की जिक्र यहाँ पे कर रहा है, तो 15 मई में 15 भी शामिल है, इसलिए नंबर ऑफ डेज यहाँ से जो आएगा वो 15 आएगा। और इस प्रकार से टोटल जो हो जाएंगे 29 और 6 हो जाएंगे 35 प्लस 31 प्लस यहाँ से देखिएगा 30 प्लस 15। अब इस प्रकार से जब टोटल काउंटिंग करेंगे तो टोटल काउंटिंग में 35 और 15 50 हो जाता है, 35 और 5 40 10 50 हो जाएगा, 50 और 30 80 हो जाएगा, 80 और 30 110 और 111। अर्थात कहने का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ डेज जो आएगा वो 111 दिन आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 26 जनवरी से 2008 से 15 मई 2008 के बीच जब दोनों दिन को शामिल कर दिया जाता है तो टोटल जो होते हैं वो 111 दिन आते हैं। अर्थात ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए और बी या आयु कहता है समान आयु के हैं, या ए बी से बड़ा है जबकि सी और डी समान आयु के हैं, या तो फिर डी बड़ा है सी से, बी बड़ा है सी से। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन है जो सही है उसे हमें बताना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसे लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, कहता है कि जो कह रहा है उसको हम लोग निरूपित करेंगे, उसको हम लोग बताने की कोशिश करते हैं कि क्या इसका जो कहने का मतलब है उसका एक वेन आरेख हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, उसी के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ए है और बी जो है वो दोनों आयु में बराबर है, लेकिन ए जो है बी से बड़ा है। तो ए बड़ा है बी से और ए और बी आपस में बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग देखिएगा पहला लाइन जो कहता है ए बराबर बी है और ए जो है वो बड़ा है किससे, तो बी से। तो ये दोनों लाइन से निष्कर्ष यही निकलता है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे या का जो जिक्र किया है यानी दोनों रूल को फॉलो करेगा, तो दोनों रूल को जो फॉलो करेगा तो उसका निष्कर्ष ये आएगा। अब है उसके बाद कहता है कि सी और डी जो है वो आपस में बराबर है, सी और डी समान आयु के हैं, जबकि या तो डी है जबकि नहीं, या डी कहता है बड़ा है सी से। तो डी जो है वो सी से बड़ा है, तो इसका जो बनेगा आरेख वो इस प्रकार से बनेगा। और ये दोनों जो है आरेख के आधार पे हम लोग यहाँ पे अगर इसका एक निष्कर्ष निकालते हैं तो इस प्रकार से उसे कह सकते हैं कि सी लेस देन इक्वल टू डी होगा। अब उसके बाद कह रहा है कि बी जो है वो सी से बड़ा है, बी जो है वो सी से बड़ा है, बी बड़ा है सी से। तो यहाँ से हम लोग एक निष्कर्ष निकाल चुके हैं। अब इसी के आधार पे हम लोग जो है नीचे ऑप्शन को चेक करेंगे और ऑप्शन में से जो सही निकलेगा उसका हम लोग जवाब देंगे कि वही सही आंसर होगा। तो चलिए हम पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है ए बड़ा है बी से। तो ए बड़ा है बी से सही है, लेकिन पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि बड़ा के साथ साथ बराबर का भी साइन है, तो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा बड़ा ही हो, वो बराबर भी हो सकता है। इसलिए यह ऑप्शन जो है वो हम पूर्णतः सत्य नहीं कहा जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर नहीं हो सकता है। फिर ऑप्शन बी को चेक करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो कह रहा है कि बी और डी समान आयु के हैं।
तो जहाँ पर देखते हैं कि बी और डी में बराबर का साइन कहीं पे नहीं है, इसलिए यहाँ भी जो है वो कथन असत्य है। अब कहता है सी ऑप्शन, डी बड़ा है सी से। तो सी से डी बड़ा है लेकिन केवल बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर ये भी है कि बड़ा के साथ साथ बराबर भी है, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि दो ये भी पूर्णतः सत्य नहीं है। तो ये जब तीनों नहीं है, अब नहीं भी चेक करेंगे तो चौथा आंसर ही होगा। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे चेक करके देखते हैं कि यह जो है कथन सही है अथवा गलत है। तो ए बड़ा है सी से। तो यहाँ देखिए ए और सी में, यहाँ पर देखिए ए से बड़ा है बी और बी से के बराबर हो अथवा बड़ा हो ए, लेकिन जब बी से बी जो है वो सी से अगर बड़ा है तो इसके बाद जो भी आ रहा है सेम डायरेक्शन में है, सेम दिशा है, सेम डायरेक्शन में है, तो कथन का निष्कर्ष भी निकलेगा। और यह निष्कर्ष यही निकलेगा कि बी के आगे जो भी होगा सेम डायरेक्शन में, तो वो हमेशा वो क्या होगा, सी से बड़ा ही होगा। तो यह जो है ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सही आंसर डी होगा। तो यहाँ पे हम लोग आंसर डी बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि दो मानक घनों में सामने वाले फलक पर 4 और 3 लिखा है, तो विपरीत फलकों पर लिखे अंकों का योग क्या होगा। तो यहाँ पे अगर कोई पासा है तो इस पासा में कहता है रूल है, अगर आपने पासा कहीं पढ़ा होगा तो उसमें से एक रूल कहता है कि अगर किसी पासा के ऊपर वाला फलक और नीचे वाले फलक जो नीचे से हैं उस फलक के अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं तो एक प्रकार का एक स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस होता है, तो उसी में यह चीज़ें पढ़ने को हम लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि फलक पर 4 है और 3 है, तो वो 7 हो जाता है। दोनों के फलकों का योग जो है वो 7 हो जाता है। तो इस प्रकार से विपरीत फलकों पर लिखे अंकों का योग भी जो होगा वो 7 ही होगा। तो यहाँ से हम लोग उसी के आधार पे यहाँ पे इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में एक निर्देश दिया हुआ है कि 30 से 31, अर्थात इस जो यहाँ पे जो कथन दिया है उसके आधार पे 2 क्वेश्चन दिया गया है। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सावधानी से हम लोगों को पढ़ना है और बनाना चाहिए, ताकि हमारा इससे अगर यह कथन को बढ़िया से हम लोग पढ़ लेते हैं और डायग्राम इसका बना लेते हैं, वेन आरेख बना लेते हैं, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन जो है वो पूर्णतः सही हो जाएगा और हमारा जो है नंबर वो अच्छा ग्रोथ करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि 5 शहर है, 5 शहर PQRST जो कहता है भिन्न प्रकार के वाहनों से जुड़े हुए हैं, यानी किसी न किसी प्रकार के वाहन से हम किसी भी शहर को जा सकते हैं, जिसमें से P और Q जो है नौका और रेल से जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे P शहर है और यहाँ पे जो है वो Q शहर है, और यह जो शहर है वो दोनों शहर जो जुड़ा हुआ है तो किससे जुड़ा हुआ है, तो एक नौका से भी जुड़ा हुआ है, नौका से भी जुड़ा हुआ है और रेल से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग नौका और रेल से जुड़ा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से S और R जो है कहता है कि P और Q रेल से, S और R जो है बस कहता है बस और नौका से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ S और R को देते हैं। अब यह जो दोनों शहर है वो अपने आप में जुड़ता है, तो किसके द्वारा जुड़ता है, तो ये 2 वाहन है, एक बस के द्वारा जुड़ता है या तो फिर किसके द्वारा, तो नौका के द्वारा जुड़ता है। तो यहाँ नौका हो गया। ठीक उसके बाद कहता है कि Q और T वायुयान से जुड़ते हैं। तो जैसा कि हमने वायु यहाँ पे Q यहाँ पे जो है वो Q को लिया है, तो Q और T जो है एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो हम लोग जब भी Q से T पे जाते हैं या T से Q पे आएंगे तो किसके माध्यम से आएंगे, तो वायुयान के माध्यम से ही आ सकते हैं। तो ये वायुयान हो गया। अब कहता है कि P जो है और R का नौका से जुड़ा हुआ है। तो P और R यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो ये P से अगर R आना हो या R से P आना हो तो मात्र एक माध्यम होगा, वो माध्यम क्या होगा, वो नौका का माध्यम होगा। तो नाव के द्वारा हम लोग आ जा सकते हैं। T और R जो है वो रेल कहता है, रेल और बस से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे R है और ये जो T है ये जो जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से कहता है कि T और R रेल और बस से जुड़ा हुआ है। तो ये रेल हो गया
और यहाँ जो है वो बस हो गया। इसके द्वारा ये निम्न शहर जो है वो जुड़ा हुआ है। अब ये वेन आरेख हमने बना दिया है। अब इसके आधार पे ये दो क्वेश्चन जो है 130 नंबर क्वेश्चन 130 और 131 इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसी के आधार पे हम क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि 130 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आर जो है एस से आर से क्यू जाने के लिए कौन सा एक वाहन प्रयोग में लाया जा सकता है। तो आर से क्यू जाना है, तो यहाँ पे आर है, आर से क्यू जाना है तो आर से पहले हम लोग नौका के माध्यम से पी पे पहुँचेंगे और फिर पी के माध्यम नौका के ही माध्यम से कहाँ तो क्यू पे पहुँच सकते हैं। एक माध्यम होना चाहिए तो वो सेम माध्यम है। तो यहाँ पे देखिए पी से आर जो पी से क्यू है वो नौका के द्वारा भी आ सकते हैं, रेल के भी द्वारा आ सकते हैं, लेकिन आर से पी पे पहुँचे नौका के द्वारा और नौका के द्वारा ही पी से क्यू पे भी पहुँच सकते हैं। तो वो कह रहा है कि एक वाहन के बारे में बताना है कि वह कौन सा एक वाहन है जो हमें आर से डायरेक्ट वहाँ पे किसी भी तरीके से, लेकिन एक वाहन के द्वारा ही कि आर से पी से क्यू पे पहुंच जाए, हमें गाड़ी चेंज नहीं करना पड़े, अर्थात रेल का बदलना नहीं पड़े। तो हम लोग अपने वाहन को बिना बदले नौका के द्वारा ही आर से पी और पी से क्यू जा सकते हैं। इसलिए इसका जो होगा वो सही आंसर नौका होगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो 131 नंबर है। कहता है शहरों का कौन सा युग्म किसी भी प्रकार से जुड़ा है बगैर तीसरे शहर जाए हुए। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी शहर को जाते हैं लेकिन बिना किसी तीसरे शहर के, डायरेक्ट जाना है, किसी तीसरे शहर में हम लोगों को नहीं जाना है और वहाँ पे पहुँच जाना है। तो जैसे पी और टी, पहला जो है पी और टी, तो देखते हैं कि यहाँ पर पी है और टी यहाँ पे है। तो पी और टी हम लोग जब भी जाएंगे तो पहले पी से क्यू पे जाएंगे और क्यू से फिर टी पे जाएंगे। इसके अलावा कोई और भी तरीका हो तो हम अगर पी से आर पे आते हैं, आर से अगर क्या जाते हैं टी पे जाते हैं, तो कहने का मतलब तो पी से टी पे जाने के लिए तो ये भाया हो सकता है कि पी से टी के लिए भाया क्यू या भाया आर के द्वारा ही जाया जा सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि तीसरा शहर नहीं जाना है, तो इसलिए यह जो है वो सही नहीं है। तो ये सही नहीं होगा। यहाँ पे हम लोगों को पी से टी पर पहुँचने के लिए कोई न कोई तीसरा शहर हमें टच करना ही पड़ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से टी और एस है, तो यहाँ पर टी है और यहाँ पे जो है वो एस है, तो टी से एस जो है वो हम लोग डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं। ऐसा कोई भी माध्यम नहीं है जो टी से एस पे हमें पहुँचा दे। तो जब भी टी से चलेंगे तो भाया आर होते हुए ही एस पे पहुँचेंगे, अथवा टी से जब भी पहुँचेंगे तो भाया क्यू, भाया पी, भाया आर और उसके बाद एस पे पहुँचेंगे। तो कहने का मतलब है कि तीसरा शहर नहीं हमें जाना है, तो वैसा कोई भी माध्यम नहीं मिल पा रहा है। इसलिए ऑप्शन बी भी वो क्या है वो गलत है। तो क्यू और आर है, तो यहाँ पर क्यू से आर पे आने के लिए कोई डायरेक्ट कोई ऐसा माध्यम है तो नहीं, कोई भी ऐसा माध्यम डायरेक्ट नहीं है। जब भी आएंगे तो भाया पी होते हुए आएंगे या तो भाया टी होते हुए आएंगे आर पे। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि क्यू से आर आने के लिए कोई भी एक ऐसा शहर तीसरा शहर है बिना टच किए हुए हम लोग नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए आंसर जो होगा वो सी भी गलत होगा, अर्थात ऑप्शन के हिसाब से इनमें से कोई नहीं सही आंसर होगा कि कोई भी ऐसा शहर नहीं है जो हम लोग क्या है कि बिना किसी तीसरे शहर को क्रॉस किए जा सकते हैं। तो हो सकता है पी से क्यू हो सकता था, क्यू से टी हो सकता था, टी से आर हो सकता था, आर से एस हो सकता था। तो इस प्रकार से इन लोगों में से कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान देना है कि कहता है कि निम्न संख्याओं के समूह में कौन सा सुमेलित नहीं है। अब इसमें से हम लोगों को मिलाना है कि कौन सा जो है जो दिया हुआ है उसमें कोई ना कोई पैटर्न होगा, उसी के आधार पे हम लोग देखेंगे कि कौन सही है अथवा कौन गलत है। तो हमें छांटना है और इसके लिए कोई तरीका नहीं, बस यहाँ पर इसको देखना है और ऑप्शन में कोई ना कोई नेचर मिलेगा, उस नेचर को हम लोगों को पकड़ना है। अगर वो नेचर पकड़ा जाएगा तो नेचर अगर पकड़ाता है तो उस नेचर के आधार पे ही हम लोग इसमें इसका जवाब दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखता है 0.50, फिर लिखता है कि यहाँ पे 1.1/2, फिर 3 लिखता है, फिर 0.25 लिखता है। उसके बाद ऑप्शन बी में 1/2, 0.75, 1.1/2 और 1 लिख रहा है। ऑप्शन सी में 0.5, 0.75, 1.5
और 1 लिख रहा है, जबकि डी में 1 है, फिर 1.1/2 है, फिर 3 है, फिर 2 है। तो अब इसमें से हम लोगों को पहचानना है कि कौन सही कौन गलत है। तो कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें जो है कोई भी 3 जो है रूल को फॉलो करेगा, एक रूल को कोई भी फॉलो नहीं करेगा, या बी नहीं करेगा, या सी नहीं करेगा, या डी नहीं करेगा, या अथवा ए नहीं करेगा, तो हमें उन लोगों को पहचानना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1/2 है और यहाँ पर 0.5 है, मतलब क्या है, वो सेम है। फिर उसी प्रकार से 0.75 है, यहाँ भी 0.75 है, फिर 1.5 है और यहाँ भी 1.5 है, अर्थात 1.1/2 ये 1.5 के बराबर ही है, और ये 1 है 1.0 अथवा 1, दोनों बात सेम है। तो कहने का मतलब बी और सी जो है दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। अब है कि यहाँ डी पे आते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पर ये 1/2 है, तो 1/2 अर्थात 50 होता है, और 50 के बाद ये दशमलव क्या है 75 है, अर्थात 25 बढ़ा जो उसका 50% होता है। तो यहाँ पर 1 है, 1 का 50% अगर हम लोग यहाँ पे बढ़ाते हैं तो ये क्या आएगा, वो 1.5 आएगा। ठीक उसी प्रकार से ये 1.5 है, यहाँ पर सॉरी 0.75 है, और इसका जब हम दुगना करेंगे तो वो 1.5 आएगा, अर्थात 1.5 आएगा, यहाँ भी वही आएगा। तो यहाँ से हम लोग अगर इसका 1.1/2 गुना करते हैं तो वो 3 हो जाएगा। ठीक उसके बाद 1.1/2 में 1 हो गया है, अर्थात 1/2 की कमी किया है कितना में, तो 1.1/2 अर्थात 3/2 में पर कमी किया है। तो इसका प्रतिशत जो है वो अगर निकालते हैं तो देखते हैं कि आता है 100/3 अर्थात 33.1/3% के बराबर कम करता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी देखते हैं कि कितना की कमी हुआ, 1 की 3 में प्रतिशत निकालना है 100 से। तो यहाँ भी देखते हैं कि 100/3 अर्थात 33.1/3% की जो है वो कमी हो रही है। तो यहाँ जो है वो कमी हुआ, यहाँ भी कमी हुआ, यहाँ भी कमी हुआ। तो ये तीनों में हम लोग देख रहे हैं कि सेम टू सेम मिल रहा है नेचर। लेकिन जब इसकी बात करते हैं तो ये देखिए 0.05 है, 0 है, ये यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी वही चीज़ है, लेकिन इसके बाद जो है इसमें बढ़ता है 50%, इसमें बढ़ जाता है 3 गुना। तो यहाँ से इसका जो रिलेशन है वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सब जगह जो बढ़ रहा है वो 50% बढ़ रहा है, जबकि यहाँ पे जो है वो 3 गुना अर्थात 300% के बराबर बढ़ रहा है। इसलिए ये जो है ऑप्शन सबसे अलग ऑप्शन कहलाएगा, अर्थात इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही आंसर कहलाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133, कहता है इनमें से कौन सा चिन्ह गायब है। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर हमें ऐसा नहीं कि कोई चौथा खोजना है। अब ये जो चिन्ह दिया हुआ है इसी चिन्ह को हमें से बताना है कि कौन सा चिन्ह गायब है। तो हम लोगों को ये फिगर खोज जो है उसी में से बताना है कि कौन सा चिन्ह गायब है। तो देखते हैं कि ये वाला जो चिन्ह है ऑप्शन ए में, तो ये यहाँ दिख रहा है किसी भी प्रकार से हो, लेकिन ऐसा चिन्ह है इसलिए यह गायब नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ये वाला भी चिन्ह है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ये वाला चिन्ह जो है इसमें भी मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। तो कहने का मतलब है ऑप्शन बी में जो ये वाला जो चिन्ह है वो किसी भी, ये तीनों फिगर है, 3 फिगर में से किसी भी फिगर में ये वाला चिन्ह जो है वो सम्मिलित नहीं है, अर्थात कहने का मतलब यह जो है वो गायब है। तो इसलिए हम लोग बता सकते हैं कि सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि इनमें से कौन सा वर्ग गायब है। अब यहाँ पर है गायब है, तो यहाँ पर से हम लोगों को देखना है कि गायब है, तो यहाँ पर ये गायब है। तो यहाँ पर क्या गायब है, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है वो एक सर्किल है, सर्किल के अंदर सर्किल है और एक डॉट है, और इसमें जो है वो सर्किल है और सर्किल के अंदर जो ये डॉट है, अर्थात यह जो सर्किल है वो गायब है यहाँ पे। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो है ये सर्किल है, सर्किल के अंदर एक डॉट है, तो यहाँ पर जो होगा वो डॉट होगा, केवल डॉट होगा, और ये जो है वो गायब होना चाहिए। अर्थात यह जो है वो ये यहाँ से ये वाला फिगर यहाँ पे होगा, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न अक्षर समूह में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से जो सबसे ऑड है वो हम लोग पहचानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन में सी, जेड, एच और के का जिक्र किया है, फिर एम, एल, ए और जी है, एक्स, यू, बी, यू है,
SENO है। तो यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे ही पढ़ते हैं ऑप्शन को तो देखने को एक चीज़ मिल रहा है कि इसमें एक वॉवेल है वो यूज हुआ है, इसमें भी एक वॉवेल है वो एक ही वॉवेल को 2 बार यूज किया है, और यहाँ भी है 2 अलग अलग वॉवेल है ई और ओ, जबकि हम लोग जानते हैं कि AEIOU वॉवेल है। तो कहने का मतलब है कि ये जो 3 ऑप्शन है कि वो उसमें से सभी में वॉवेल का प्रयोग एक ना एक वॉवेल का प्रयोग किया गया है, जबकि ऑप्शन ए में किसी प्रकार के वॉवेल का यूज नहीं किया गया है। तो इसमें 3 में से एक समानार्थक बात निकलती है ये कि सबसे क्या है कि सब में कोई ना कोई वॉवेल है, जबकि यहाँ जो है वो वॉवेल नहीं है, इसलिए जो है ऑप्शन इसका ए जो होगा वो सही आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे कि BF का HL से संबंध है, उसी प्रकार से बताना है कि EI का निम्नलिखित में से किनके साथ वो जो ही संबंध होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि B और F का संबंध H और L से है, तो B के बाद H जो आता है तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि B है, उसके बाद C D E F है, उसके बाद G और H है। तो कहने का मतलब है कि B के बाद देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर जो है वो +6 किया गया है। ठीक उसी प्रकार से F के बाद L लिखा है, तो F के बाद भी हम लोग देख लेते हैं कि F के बाद G H I J K और L है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 6 की वृद्धि किया गया है, तो यहाँ से F के बाद L जो लिखा है उसमें भी 6 की वृद्धि हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार से E के बाद जो होगा उसमें भी हम लोग 6 की वृद्धि कर देंगे, अर्थात कहने का मतलब है कि E के बाद F G H I J, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो J के बाद जो होगा वो K होगा। तो कहने का मतलब है सबसे पहला अक्षर जो होगा वो K होगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए में K है और ऑप्शन बी में पहला अक्षर K है, लेकिन ऑप्शन सी और डी जो है वो कट गया। कहने का मतलब अब कभी भी हम ये कंफर्म है कि सी और डी आंसर नहीं होगा। अब 50% जो बचता है चांस, अब या तो ए में और बी में। तो अब आई के बाद हमें 6 प्लस करना होगा, तो आई के बाद अगर 6 प्लस करते हैं तो यहाँ देखते हैं आई है तो J K L, फिर उसी प्रकार से M N और O हो जाएगा, क्योंकि आई अगर यहाँ पे है तो 6 देखिएगा 1 2 3 4 5 और ये 6, तो यहाँ पर जो आएगा वो O आएगा। तो अर्थात लास्ट अक्षर जो आएगा इसका वो दूसरा अक्षर जो आएगा वो O आएगा। तो K और O जो है वो इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा और ऑप्शन बी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग आसान तरीके से हल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कहता है कि जो रबर का वृक्ष से संबंध है तो वह रेशम का किसके साथ संबंध होगा। तो हम लोग जानते हैं कि रबर का जो उत्पादन होता है, रबर जो बनता है वो वृक्ष की सहायता ही वृक्ष से ही बनता है, वृक्ष के प्रयोग के द्वारा ही हम लोग रबर बनाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से रेशम का जो निर्माण होता है, तो रेशम का निर्माण जो होता है वो कीड़ों के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है। तो यहाँ जो होगा ऑप्शन बी जो होगा वो सही आंसर होगा, क्योंकि रेशम से कपड़ा बनता है, कपड़ा से रेशम नहीं बनता है, इसलिए ये नहीं होगा, फैब्रिक नहीं होगा, बुनाई नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है वो रेशम का जो निर्माण होता है, यहाँ भी रबर का जो निर्माण है निर्माण से संबंधित है, तो निर्माण जो होता है वो वृक्ष से ही होता है। तो यहाँ रेशम का जो निर्माण होगा वो कीड़ा से होता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अब देखते हैं यह क्वेश्चन कहता है कि यह जो क्रम है और इसे डॉट 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 कर दिया है, जैसे 3.1/2, 2.1/3, डॉट 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 x/41, तो x का मान जो है वो बताना है। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, तो हल करते हैं। तो 3.1/2 को 3 दूनी 6 1 7, 7/2 लिखेंगे। ठीक उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 3 दूनी 6 1 7/3, तो दूसरा जो आएगा वो 7/3 आएगा। फिर उसके बाद इस तरह से डॉट 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 होता है, उसके बाद x/41 है। तो कहने का मतलब है अब ये चीज़ तो समझ में आ रहा है कि यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यानी कि हर जगह ऊपर वाला जो है वो 7 होगा, यानी x का वैल्यू होगा वो जो होगा वो 7 के बराबर होगा, और नीचे जो है वो एक एक बढ़ते जा रहा है, 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर डॉट 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 41 तक होगा। तो यहाँ हमें x का मान पूछ रहा है, तो इसलिए x जो है वो फिक्स है, वो क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पर जो x होगा वो c होगा 7 जो है, इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा।
तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ जो है इसमें दिया हुआ है कि दो है, फिर 2.1/2 है, 3.1/8 है, तो इसके बाद चौथी संख्या क्या होगी। तो चौथी संख्या ज्ञात करने के लिए तीन संख्या दे दिया है, चौथी संख्या हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2 है, उसके बाद 2.1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 दूनी 4 1 5/2। फिर उसके बाद जो है वो 3 8 या 24 1 25 25/8 है। यहाँ पर जो लिखेंगे वो 25/8 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा वो हम लोगों को निकालना होगा। तो अब इसमें से हम लोगों को रिलेशन खोजना है। तो यहाँ पे हम लोग रिलेशन खोज सकते हैं कि अगर 2 में हम लोग 5/4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो यहाँ से देखते हैं कि 5/2 आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब फिर 5/2 में फिर 5/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से देखते हैं कि 5 × 5 25 और 4 दूनी 8 अर्थात 25/8 प्राप्त हो जाता है। यानी कहने का मतलब है यह जो सीरीज में कहता है 5/4 का मल्टीपल चल रहा है, तो ठीक उसी प्रकार से 25/8 में हम लोग 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो आ जाएगा वो 125 बटा क्या आ जाएगा 8 × 32। कहने का मतलब यह जो आएगा 125/32 के बराबर आएगा। तो ठीक है, अब उसी प्रकार से अब हम लोग हल करते हैं या फिर इसे हम लोग और तोड़ सकते हैं। तो तोड़ के देखते हैं तो 3.29/32 आएगा। हम लोग ऑप्शन से भी छाट सकते थे क्योंकि इसका जो हर है वो क्या है वो 32 है और वो कट नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे भी 10 है। तो यहाँ पर ही एकमात्र ऐसा था जो 32 है। तो हम बिना तोड़े भी बता सकते थे कि इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। लेकिन 125/32 ज़्यादा कठिन भी नहीं है, इसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर जो आएगा वो 3 बार में लगेगा। 3 बार में लगने के बाद रिमाइंडर जो बचेगा वो 29 कितना बचेगा 29 बचेगा। तो शेष जो हो जाएगा इसका जो होल वैल्यू आएगा इसका जो वैल्यू आएगा वो 3.29/32 के बराबर आएगा, जैसा कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि क्रम है जिसमें से देखिए 100 है, फिर 99.5 है, फिर 98.5 है, फिर 97 है, फिर 95 है, फिर 92.5 है, फिर 89.5 है। उसके बाद अगली संख्या क्या होगी वो अगली संख्या हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं यहाँ पे कि 100 है, उसके बाद क्या लिखता है कि 99.5 लिखता है। तो यहाँ पर जो हुआ है तो सबसे पहले देख रहे हैं 0.5 की जो है वो कमी हुआ है। क्या हुआ है कमी हुआ है। फिर उसके बाद जो है वो 98.5 लिखा है। तो यहाँ पर जो कमी हो रहा है वो 1 की कमी हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से अवर जो लिखा है वो उसमें से 97 लिखा है। तो अवर जो देखते हैं इसमें जो कमी हुआ 1.5 की कमी हुआ। उसके बाद 97 के बाद वो लिखता है 95। तो यहाँ पर देखिए 2 की कमी हो रही है। ठीक उसके बाद 95 के बाद 92.5 लिखता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 2.5 की कमी हुआ। ठीक उसी प्रकार से 92.5 के बाद जो है वो 89.5 लिख रहा है। तो यहाँ जो कमी हो रहा है वो 3 की कमी हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पहले 0.5 था, फिर 1 हुआ, फिर 1.5 हुआ। अर्थात कहने का मतलब 0.5 का जो है वो डिफरेंस चल रहा है। हर बार 0.5 की वृद्धि हो रही है हमेशा। तो यहाँ जो है वो 3 का डिफरेंस है। अगला जो जाएगा वो 3.5 का डिफरेंस जाएगा। तो यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 0.5, तो यहाँ से 0.5 जाएगा तो 0 हो जाएगा और 89 में 3 जाएगा तो 86 हो जाएगा। कहने का मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो 86 सही आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 7 9 6 4 3 2 5, जिसका कि एक मीनिंग दिया हुआ है। अब उसको किसी प्रकार से ये लिखा है और उसके बाद 5822 का अर्थ है 2859 तो इसमें से इसका जो है वो डाटा जो दिया हुआ है इसका अर्थ क्या होगा ये हमें पता करना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो डाटा दिया हुआ है उसको किस प्रकार से ये लिखा है। तो शुरुआत में इसे देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे 796 है, उसको उलट के लिख दिया है 9697। तो यहाँ पर जो पहला 3 अक्षर है यहाँ से क्या किया है अपोजिट कर दिया है। 6 है, फिर 9 है, फिर क्या है 7 है। तो यहाँ पर 697 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा इसका जो हम यहाँ से इसको चेक कर लेते हैं एक बार। 2 है, 8 है, 5 है। तो यहाँ जो होगा 2 8 5 होगा। तो ठीक वहाँ से जो होगा वो 6 4 7 होगा।
तो 6 4 7 जो है वो इसमें है, फिर 6 4 7 और किसी में भी नहीं है। ठीक, उसके बाद 4 3 2 5 का जो है उसमें जो है वो उलट के लिख दिया है 5 2 3 4, 5 2 3 4। ठीक उसी प्रकार से 2 1 3 9 को उलट दिया है तो 9 3 1 2 हो गया है। तो उसी प्रकार से 1 5 8 9 है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा उसका अपोजिट 1 5 8 9 हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है वो हर तरह से इसे सेटिस्फाइड कर रहा है और कि इसका जो है अर्थ होगा जो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142 जो है वो कहता है कि पुनर्व्यवस्थित होकर अंग्रेजी का एक सार्थक शब्द बना सकता है, निम्नलिखित में से कौन है जो उसका मीनिंग को हम लोग किसी भी प्रकार से पुनर्व्यवस्थित कर करके हम लोग एक सार्थक शब्द बना सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको जब बारी बारी से चेक करते हैं HURLPO, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से भी हम लोग सोचेंगे कि KCIENA से क्या बनता है। तो यहाँ पर से देखिएगा EJBATC है, फिर उसी प्रकार से EXELPOD है। तो इस प्रकार से हम लोग जब इस मीनिंग को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा यहाँ से हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ से देखिएगा कि A है, B है, J है, E है, C है और T है। यहाँ से जो एक मीनिंग बनता है वो एब्जेक्ट बनता है। तो एब्जेक्ट का जो मीनिंग होता है वह सही जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, तो इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि एब्जेक्ट एक सार्थक मीनिंग बनता है और यहाँ से जो इसका अर्थ होता है वो दयनीय होता है। तो इस प्रकार से जब हम लोग के पास ये वर्ड पावर रहेगा तभी हम लोग बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि HURLPO है। तो अब इसी को किसी न किसी प्रकार से हम लोग इसको सजाएंगे और किसी प्रकार से क्या, जब तक आपको ये मीनिंग याद नहीं होगा, आपके दिमाग में वो मीनिंग से कोई शब्द नहीं होगा, तब तक वह नहीं बन सकता है। तो यहाँ से हमने जब यह ऑप्शन पढ़ने की कोशिश किया तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान दे रहा था कि EJBATC है, तो उसमें से एक शब्द बन रहा था क्योंकि वो ऑब्जेक्ट था और यह जो है एक सिंपल सा मीनिंग है, तो उसका जो है वो इसका अर्थ होता है वो दयनीय। तो इस प्रकार से हम जो कह सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है उसका ये में जो दिया हुआ है लेटर जो दिया हुआ है उसको पुनर्व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द जो है वो बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। और इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो कहता है कि 583 है। अब 583 को हम लोग यहाँ पे कहता है 293 से संबंध बताया है, फिर 488 है तो उसमें से क्या संबंध है सो बताना है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि 583 है तो यहाँ से 8 5 क्या हो जाएगा, तो 8 5 13, 13 3 क्या हो जाएगा 16। ठीक उसी प्रकार से 9 2 11, 11 3 क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ से 14 आया, यहाँ से 16 आता है, यहाँ से 14 आता है। तो दोनों के बीच को जो देख रहे हैं एक डिफरेंस है वो 2 का डिफरेंस है। ठीक उसी प्रकार से 4 8 8 है तो 16 और 8 8 16, 16 4 20 है। तो यहाँ पे जो अंकों का योग है वो 20 है। अब इस प्रकार से हम लोग इसमें से देखते हैं 9 2 11 1 12 आया, यहाँ से ये अंकों का योग करते हैं तो 7 3 10, 10 और 8 जो है वो 18 आएगा। ठीक यहाँ पे करते हैं तो 8 4 12, 12 7 जो आएगा वो 19 आएगा। ठीक उस प्रकार से 8 5 13, 13 1 14 आएगा। तो यहाँ पर से जब देख रहे हैं यहाँ पे जो शब्द जो अंक दिया हुआ है उस दोनों अंकों के योग का जो अंतर है वो 2 का अंतर है, और यहाँ पे जो है वो अंक जो आया उसके अंकों का योग जो आया वो 20 आया। तो वहाँ पे भी अंकों का अंतर 2 होना चाहिए, तो वह एक 18 है जिसमें से हम लोग का अंकों का अंतर जो आएगा वहाँ से 2 का अंतर आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है इस रूल को फॉलो कर रहा है और ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो सकता है। इसके अलावे और कोई भी तरीका नहीं है जो हम लोग इसमें बैठा सकते हैं और इसमें नेचर मिले और ठीक उसी प्रकार का नेचर इसमें भी मिले। तो यह एक सिंपल सा तरीका है जिसे भी हम लोगों को ध्यान में रखना होता है और इस प्रकार से भी रीजनिंग पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा कुछ ना कुछ अल्टर ही है, वो कुछ भी पूछ सकता है और सेम नेचर होना चाहिए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन बी सही आंसर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि लिखता है 52 लिखा, 21 है, फिर 27 है, ठीक उसी प्रकार से 34 है, 22 है, 44 है, फिर 16 है, 71 है, फिर x है। तो यहाँ पे x का जो है वो मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें से देखते हैं कि जो अंक दिया है उसमें किस प्रकार से रिलेशन है। तो सबसे पहले हम इसे जोड़ करके देखते हैं। तो 50 और 20 70, 70 और 20 90, 90 7 और 1 8, 8 2 10। अर्थात कहने का मतलब है कि 52 + 21
52, 21 और 27 को जब ऐड करते हैं तो यहाँ पर योगफल जो आया 100 आया। ठीक उसी प्रकार से हम लोग 34, फिर उसके बाद 22, फिर उसके बाद 44 है। तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 30 और 20 50, 50 और 40 90, 90 और 4 और 2 6 और 4 10, अर्थात सब योगफल जो आएगा वो 100 आएगा। ठीक उसी प्रकार से 16 है और 71 है, तो x का मान क्या होगा, ताकि सभी को जोड़ने पर 100 आ जाए। तो यहाँ से 70, 70 10 80, 80 और 6 86, 86 और 1 87, तो 100 में हम लोग 87 को माइनस कर देते हैं तो 87 में 100 में 87 जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 87 और 3 जो हो जाएगा 90 और 10 100, अर्थात जो आएगा वो 13 आएगा। तो x का जो मान आएगा वो 13 के बराबर आएगा और इस प्रकार से ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है ये डायरेक्शन से संबंधित है। दक्षिण पूरब कहता है उत्तर, कहता है दक्षिण पूरब उत्तर और उत्तर पूरब जो है पश्चिम को बन जाता है तो पश्चिम बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक आरेख बना लेते हैं जो डायरेक्शन को बताएगा। तो हम लोग जानते हैं यह जो है वो पूरब है और यह जो है पश्चिम है और यह जो है उत्तर है और यह जो है दक्षिण है। अब इधर जो है यह जो है वो उत्तर पूरब है, अब ये है जो है उत्तर पूरब है। उसके बाद इस तरफ जो बनता है वो जो हो जाएगा वो पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम जो भी है, यहाँ से पश्चिम उत्तर हो जाएगा। इसके बाद इस तरफ जो बनेगा वो पश्चिम दक्षिण बनेगा, पश्चिम और दक्षिण बनता है। ठीक इस प्रकार का इस तरफ जो बन जाएगा वो दक्षिण और क्या हो जाएगा पूरब, ये डायरेक्शन हो जाएगा। अब ये 8 दिशा है, आठों दिशा को हमने लिख दिया है। अब सवाल में कहता है कि दक्षिण पूरब को उत्तर बताया जा रहा है। तो ये दक्षिण पूर्व जो है उसको जो है क्या बताया जा रहा है, उत्तर बताया जा रहा है। तो ये दक्षिण पूर्व यहाँ पे है, अब इसको जो है उत्तर बताया जा रहा है, ये जो है वो उत्तर है। ठीक है। अब इसके बाद कहता है कि उत्तर पूर्व जो है वो पश्चिम बन जाता है। तो उत्तर पूर्व देखिएगा कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये उत्तर पूर्व है, तो ये उत्तर पूर्व जो बन जाएगा वो पश्चिम बन जाएगा। तो यहाँ पे ये पश्चिम हो गया। अब है कहता है कि पश्चिम क्या बन जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये उत्तर हो गया तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, वो दक्षिण हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। हम लोग लिख देते हैं इसको, दक्षिण हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर यह पश्चिम है तो ठीक इसके सामने विपरीत जो ये जो है वो पूरब हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पश्चिम के उल्टा ठीक अपोजिट जो पूरब होता है और पूरब का अपोजिट पश्चिम होता है, उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है और दक्षिण का अपोजिट जो है वो क्या होता है, दक्षिण का उत्तर होता है। तो अब इसमें से पश्चिम जो है वो क्या बनेगा, सो बताना है कि पश्चिम क्या बनेगा। तो यहाँ पर जो है वो पश्चिम है और ये पुराना वाला है, लेकिन इस डायरेक्शन के हिसाब से तो ये जो है वो देखिए कि क्या बनता है। तो ये दक्षिण है और ये पूरब है, तो पश्चिम जो है वो क्या बन जाएगा, दक्षिण पश्चिम के कोण में आ रहा है कि बीच में आ रहा है, इसलिए यहाँ जो बन जाएगा तो ये दक्षिण और पूरब के बीच में है, इसलिए ये जो बनेगा दक्षिण पूरब आएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए जो है उत्तर पूरब वो गलत होगा, उत्तर पश्चिम भी गलत होगा। तो यहाँ पे दक्षिण पूरब ऑप्शन सी में जो है वो दक्षिण पूरब ही दिया हुआ है, यहाँ पे दक्षिण है लेकिन यहाँ पे पश्चिम दे करके गलत कर दिया है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इसे दोबारा देखें, फिर भी अगर किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम लगे तो आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपके लिए फिर से कुछ कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, साथ में आप लाइक बटन जरूर दबाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्योदय पर होडोर इस तरह खड़ा है। तो होडोर यहाँ पे जो है वह एक व्यक्ति का नाम है और वह इस प्रकार खड़ा है कि उसकी जो छाया है वो दाएं तरफ बन रही है, दाईं ओर पड़ रही है। सूर्योदय तो हम लोग जानते हैं कि अगर जिस तरफ सूर्योदय होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे पूरब कहते हैं, जो होता है वो पूरब की तरफ है। अब होडोर है, होडोर का जो इमेज बन रहा है, तो होडोर अगर इस तरफ पूरब की तरफ मुंह करके रहेगा खड़ा तो इसका पश्चिम की तरफ बनेगा छाया, तो इस तरफ ही छाया बनना चाहिए। जब भी इसका छाया बनेगा तो हमेशा जो बनेगा वो पश्चिम की तरफ ही, पश्चिम छाया जो बनेगा वो छाया जो होगा जब पूरब की ओर मुंह करके सूर्योदय के समय जब भी छाया बनेगा तो वो पश्चिम दिशा में ही बनेगा, छाया जो है वो पश्चिम दिशा में ही छाया बनेगा। तो यहाँ पर अब हम लोग पूरब की तरफ खड़ा रहते हैं मुंह करके, तो हमारा जो है वो दाएं तरफ की नहीं होगा। लेकिन अगर होडोर जो है वो दाएं दक्षिण की दिशा की तरफ अगर मुंह करके खड़ा रहता है तो उसका जो है
फिगर, उसका जो छाया है वो पश्चिम दिशा में बनेगा और होडोर के ठीक दाएं तरफ ही बनेगा, राइट हैंड के तरफ ही बनेगा। कहता है कि यहाँ पे राइट हैंड के तरफ ही बनेगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि होडोर जो है उसका जो चेहरा होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ होगा, तभी वो जो है उसका सूर्योदय के समय छाया पश्चिम दिशा में भी बन जाएगा और उसकी दाएं तरफ भी बनेगा। तो खैर यहाँ पे पश्चिम का जिक्र कहीं नहीं किया है, लेकिन जैसे ही वो पूरब का जिक्र किया है तो इसका मतलब जो छाया बनेगा वो पश्चिम दिशा में ही बनेगा। और इसके दाएं तरफ कब बनेगा? जब यह दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा रहेगा तब। तो यहाँ पर जो बताना है होडोर का मुंह किस तरफ है, तो हम लोग जान गए हैं कि यहाँ से कि वो दक्षिण दिशा की तरफ है, यहाँ से कि दक्षिण दिशा की तरफ ही होगा। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एक लड़का उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है। तो यहाँ पर कोई लड़का है, अब उत्तर है तो हम लोग जानते हैं इस तरफ पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण है। तो यहाँ से जब चलेगा तो यहाँ से चलता है 20 मीटर, क्या चलता है? उत्तर की दिशा में। फिर कहता है वो दाएं मुड़ता है, तो दाएं जब भी मुड़ेगा तो इस तरफ मुड़ेगा। फिर कहता है 30 मीटर चलता है, क्या चलता है? 30 मीटर चलता है। फिर कहता है उसके बाद 30 मीटर चलने के बाद 30 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है, फिर वहाँ से दाएं मुड़ करके 35 मीटर चलता है। तो यहाँ से जो चलेगा वो दायां मुड़ेगा, तो दायां जो मुड़ेगा वो 35 मीटर चलेगा तो यहाँ पे पहुँचेगा। तो यहाँ पर वो पहुँच गया इस बिंदु पे। अब वहाँ से 15 मीटर कहता है बाएं मुड़ता है, तो इस तरफ जब है तो बायां मुड़ेगा, तो इस तरफ मुड़ेगा, तो ये बायां हो गया। तो बायां जो मिला वो 15 मीटर चला। ठीक उसके बाद 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। फिर यहाँ से वो बायां मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ से वो 15 मीटर चलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 20 है और यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है वो 35 है। तो यहाँ से यहाँ अगर इसे हम मिला देते हैं तो ये 20 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये भी जो है वो 15 ही है। तो यहाँ से अब टोटल जो दूरी है तो ये हो जाएगी। तो बताना है कि उसकी अंतिम जगह पर आरंभ वाली जगह से क्या है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल दूरी हो जाएगी, ये 15 है तो ये भी 15 होगा और ये जो 30 है तो ये भी 30 होगा। कहने का मतलब टोटल जो दूरी होगा 30 + 15 होगा, तो टोटल दूरी जो आएगा वो 45 आएगा, अर्थात 45 आएगा। तो यहाँ पर जो आएगा वो कि यहाँ आएगा, तो यहाँ 45 मीटर आएगा। तो 45 मीटर में भी किस दिशा में, तो इधर जो है वो कौन सा दिशा है? तो हम लोग पहले भी बता चुके थे कि ये जो है वो पूरब दिशा में है, क्योंकि देखिए 45 मीटर जो है वो पूरब यहाँ पे लिखा हुआ है, दिशा भी दे रहा था, तो हमें दूरी के साथ साथ दिशा भी बताना है। तो यहाँ से ऑप्शन जो है डी सही आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है यहाँ पे देखिएगा कि ए बी का अर्थ है, ए इंटू बी का अर्थ है कि ए बी के दक्षिण में है। फिर ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है। अब यहाँ पे कहता है कि ए बी से उत्तर में है, ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी के पूरब में है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम की तरफ है। तो पी प्रतिशत क्यू प्लस आर माइनस एस का अर्थ है कि एस क्यू के प्रति किस दिशा में है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पहले कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि P है प्लस P प्रतिशत है, सॉरी P प्रतिशत Q है प्लस है R है, फिर माइनस जो है S है। तो अब इस प्रकार से हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि P प्लस Q, यहाँ पे P प्रतिशत Q है तो प्रतिशत का जो यहाँ पे है तो कहता है A प्रतिशत B का अर्थ है कि A B के पूरब में है, A जो है वो B के पूरब में है, अर्थात P जो है वो Q के पूरब में है। तो Q अगर यहाँ पे है तो उसके पूरब में जो होगा वो कौन होगा? वो पूरब में P होगा। ये जो है वो पूरब में है, वो क्या है? P जो है वो पूरब में है, तो यहाँ से जो होगा वो इसका P हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। Q प्लस R है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि A प्लस B का जो अर्थ है, A जो है वो B के उत्तर में है, तो B के उत्तर में है A, तो यहाँ जो होगा कि R के उत्तर में क्या होगा? Q। तो R के उत्तर में Q है, तो R अगर नीचे होगा तभी इसका ऊपर जो है वो उत्तर होगा। ये इस प्रकार से इसका फिगर बनेगा। ठीक उसी प्रकार से R माइनस एस का जो अर्थ है, तो यहाँ कहता है A माइनस बी का जो अर्थ है कि A जो है B के पश्चिम की तरफ है, तो B के पश्चिम में है, तो यहाँ से जो है वो B के पश्चिम में जो होगा R जो है यहाँ पे पश्चिम में है, R जो है S के पश्चिम में है, तो R यहाँ है,
आर एस के पश्चिम में है, तो एस जो है यहाँ पे होगा और इस प्रकार से ये पश्चिम दिशा में इसका जो है वो व्यक्ति होगा, पश्चिम दिशा में ये व्यक्ति होगा। अब वह एस और क्यू के बीच का रिलेशन बताना है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यह जो है वो इसका पूरब में है और ये जो है उत्तर में है। अब ये जो है वो पश्चिम, इसके जो है वो पश्चिम दिशा में है। तो यहाँ से एस और जो है क्यू में क्या रिलेशन आएगा, तो इसका जो रिलेशन आएगा, तो इसका जो आंसर जो आएगा, तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि क्यू के ये पूरब है और ये जो क्यू उत्तर में है, तो नीचे जो आएगा वो दक्षिण दिशा को बताएगा। कहने का मतलब यह जो कोण आएगा वो पूरब और दक्षिण के कोण पे आ रहा है, पूरब और दक्षिण के कोण में आ रहा है। तो यह जो एस होगा क्यू के वो दक्षिण और क्या हो जाएगा, पूरब, दक्षिण और पूरब के कोण पे है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो दक्षिण और पूरब होगा। अर्थात यहाँ से जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी जो है वो सही दिख रहा है, क्योंकि ऑप्शन ए में जो है वो दक्षिण पश्चिम है, जबकि यहाँ पे हम लोगों को पता है कि ये जो पी है वो क्यू के पूरब में है, जबकि ये जो है वो उत्तर में है। तो निश्चित है कि आर की जब उत्तर है तो क्यू के जो आर होगा वो दक्षिण दिशा में होगा और ये पश्चिम दिशा में है, अर्थात यह जो है वो पूरब ही दिशा में है। तो ये जो होगा ये इसके ठीक विकर्णवत है, तो विकर्णवत में जो आएगा ये डायरेक्शन जो आएगा वो दक्षिण और क्या आ जाएगा, पूरब, दक्षिण पूरब के कोण पे है वो व्यक्ति। यस जो है क्यू के दक्षिण पूरब के कोण पे स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब कहता है कि राजा पूर्व की ओर 90 मीटर चलता है। तो अगर यहाँ पे राजा है तो पूर्व की ओर इधर हो जाएगा पूर्व, अब ये 90 मीटर चलता है। ठीक, उसके बाद वो कहता है कि दाएं मुड़ करके 20 मीटर चलता है। तो अगर वो दाएं मुड़ेगा तो पूरब की ओर जा रहे हैं, तो दाएं मुड़ेगा तो 20 मीटर वो नीचे की तरफ जाएगा, तो ये 20 मीटर नीचे की तरफ चला गया। फिर उसके बाद वो दाएं मुड़ता है, तो कोई व्यक्ति अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है तो उसका जो दायां होगा वो इस तरफ होगा, तो यहाँ पे जो उसका दायां होगा और इस प्रकार से वो जो चलता है तो वो 30 मीटर चलता है। कितना चलता है, वो 30 मीटर चलता है। अब उसके बाद उत्तर की तरफ वो 100 मीटर चलता है। यहाँ से वो अगर चलेगा तो वो 100 मीटर जो चला है उत्तर की ओर चला, तो यहाँ पर वो आदमी पहुँच गया। अब यहाँ पे जब वो पहुँच गया, उत्तर की ओर जब वो चला तो यहाँ पे पहुँच गया है। अब कहता है वो अपनी प्रारंभ की जगह से कितनी दूर पे है, तो 100 बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 30 है, तो ये भी 30 है, जबकि यहाँ से यहाँ तक जो टोटल है वो 90 है, तो ये जो होगा वो 60 होगा। यहाँ से यहाँ तक जो है टोटल 100 है और यहाँ से यहाँ तक ये 20 है, तो ये भी जो होगा वो 20 ही होगा, तो इसलिए यहाँ जो होगा वो 80 होगा। तो इस प्रकार से ये जो है उसके बीच की न्यूनतम दूरी हो जाएगा। तो यह जो है एक विकर्णवत बन रहा है, तो इस विकर्ण की दूरी निकालने के लिए हम लोग जानते हैं विकर्ण का फॉर्मूला। तो यहाँ जो आ जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आ जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार जो आएगा वो टोटल जो आएगा 3600 प्लस क्या आ जाएगा 80 का स्क्वायर 6400 आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो टोटल जो आएगा वो 10,000 आ जाएगा। तो 10,000 का जो स्क्वायर होगा वो 100 हो जाएगा। इस प्रकार से जो दोनों के बीच की दूरी जो न्यूनतम दूरी होगी वो सी हो जाएगा 100 मीटर, वो उसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो ये से आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो कहता है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो गंदा, बेरी, इशारा और गांठ जो है से समान लक्षण को है बांटता है। तो अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात यहाँ पे है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस टाइप से दिया हुआ है कि समझना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि गंदा है, बेरी है, इशारा है, गांठ है, तो इस प्रकार से लगभग मिलता जुलता जो है वो हम लोगों को इसमें कौन सा शब्द है सो खोजना है। तो यहाँ पर देखिए गंदा, बेरी, इशारा और गांठ, जबकि ऑप्शन में दिया हुआ हिस्सा, समीप, मूल्य और खुला, ओपन। तो इस प्रकार से ये आप अपने ही सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ विशेष खास गुण तो समझ में देखने के बाद नहीं आ रहा है। तो आप अपने विवेक के हिसाब से भी इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर लोग गलती भी कर जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि ये गंदा है, बेरी है, इशारा है, गांठ है, तो ये उस प्रकार से ये जो हिस्सा, समीप, मूल्य, ये इस तरह से तो साफ समझ में आ रहा है कि ये सब जो शब्द है वो इस तरह के वर्ड से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। अगर हो भी सकते हैं तो थोड़ा सा संबंधित हो सकते हैं ना, तो वो ओपन ही हो सकता है, वो खुला ही हो सकता है जो इन लोगों से संबंधित हो सकता है। जबकि यह जो है ऑप्शन के हिसाब से यह आंसर जो होगा वो सही आंसर ही होगा।
और विशेष इसके बारे में कुछ विशेष डिफिनेशन हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये जो गंदा है, बेरी है, इशारा है, गांठ है, तो ये सब अलग अलग शब्द है और किसी भी प्रकार से ये एक दूसरे से रिलेटेड भी नहीं समझ में आ रहा है। थोड़ा थोड़ा अगर समझ में आ रहा है तो ऑप्शन के हिसाब से समझ में आ रहा है कि होगा, तो वो ऑप्शन डी ही सही आंसर हो सकता है। तो इसका सही आंसर ऐसे भी डी ही है, ऐसा नहीं कि डी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है। तो चलिए, आज हमने रीजनिंग का जो शेष जो बचा था वो आप लोगों के सामने सॉल्यूशन कराया है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और साथ में आने वाले समय में हम, जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि बिहार इंटर स्तरीय जो भी हुआ है एग्ज़ाम, उसका भी, और बिहार स्नातक स्तरीय जो परीक्षा हुआ उसका भी प्रीवियस ईयर जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, साइंस सारा जो है वो क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। और आप इस चैनल पे बने रहें। साथ में यह वीडियो, ये लिंक है जो आप दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो हम आज के लिए यहीं पे यह वीडियो समाप्त कर रहे हैं।